वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियंस। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सो इट्स बेटर कि वी डोंट मिस दिस चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। सो मनी हमने पढ़ा था। मनी क्या होता है? मनी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जर्नली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, मतलब कि जो यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटलमेंट ऑफ डेट। जिससे आप गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर सको या अपने डेट को सेटल कर सको। मनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और ये क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ मनी। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है व्हेन वी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। पहले टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब कि आप कोई गुड दे रहे हो गुड्स के बदले, दैट वाज बार्टर। आज क्या हुआ, बार्टर सिस्टम एलिमिनेट कर दिया मनी ने। और अब क्या है, दोनों पार्टीज के पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अगर ना भी हो तो भी मनी के द्वारा आप गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हो। हुआ क्या करता था कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि जो पार्टीज होती है ना, उनके पास दोनों को एक ही चीज चाहिए होनी होती थी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ए है, उसे वीट चाहिए, और बी है, उसे राइस चाहिए। तो ए के पास जो है वो राइस होना ही चाहिए और बी के पास वीट होना ही चाहिए, तभी दोनों पार्टी ट्रेड कर पाती थी। इसको ही कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो मनी ने इसे एलिमिनेट किया। अब एक पर्सन वीट को मनी में बेच सकता है और पैसे भी जो कपड़े हैं अगर उसे खरीदने हैं तो वो पैसों में खरीद सकता है, राइस खरीदने हैं राइस खरीद सकता है। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मनी क्या है? एक कॉमन यूनिट है जिसमें सारे गुड्स और सर्विसेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल यूनिट बन गई, एक कॉमन यूनिट बन गई। ठीक है। अगर एक बुक 500 रुपये है और एक बैग की कॉस्ट 1000 रुपये है, तो वैल्यूज को कंपेयर इजीली किया जा सकता है क्योंकि 500 के वैल्यू सबके लिए 500 ही है और 1000 की वैल्यू सबके लिए 1000 ही है। तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं। मनी क्या है कि पीपल अलाउज पीपल टू स्टोर देयर परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज। आप अपनी परचेजिंग पावर को फ्यूचर के लिए बचा सकते हो। मतलब कि आप आज जो गुड नहीं खरीद पा रहे हो, अगर आपके पास मनी है, आप कल उस गुड को खरीद सकते हो। सो यू हैव अ परचेजिंग पावर प्रोटेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट मतलब जो पेमेंट सालों साल पे किए जाते हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वो पे किए जाते हैं। जैसे कि फ्यूचर पेमेंट्स, अगर आपने लोन लिया, आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हो, धीरे धीरे जो पे होते हैं इंटरेस्ट, इनको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट भी आज के टाइम में मनी के द्वारा हो सकती है। देन आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी से आप वैल्यू और अपनी परचेजिंग पावर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि अवेलेबल है पब्लिक के पास एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि आपकी इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है, उसी को कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है। मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, मार्क कर लो। मनी सप्लाई में आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। मतलब कि पब्लिक के पास कितना पैसा है और कमर्शियल बैंक के पास कितना डिपॉजिट है। अगर उन सबको ऐड कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा है या फिर आपकी मनी सप्लाई कितनी है। मनी सप्लाई मतलब जो पब्लिक के पास पैसा है और जो नेट डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है। ऑलरेडी डन। अब आता है डिमांड डिपॉजिट्स। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट्स? का मतलब होता है ऐसे डिपॉजिट्स जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो जब आपको चाहिए। मतलब कि ऑन डिमांड जब आप पैसा निकाल सकते हो, उसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये कंसिडर करे जाते हैं क्योंकि दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक। आप चेक के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू डिमांड डिपॉजिट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के एग्जांपल्स क्या हो गए? एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आपका आईएमपीएस हो गया। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। यूपीआई हो गया। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पब्लिक से और उनको लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बताओ डेफिनेशन के साथ। तो ये चैप्टर मैंने आपको कहा इसके किसी भी कोने से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लो। पहला काम है, फंक्शन क्या है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। जो बैंक होते हैं ना, वो डिपॉजिट्स लेते हैं इंडिविजुअल से या फिर बिजनेसेस से। और डिपॉजिट के मेजर टाइप्स क्या है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हमने पढ़ा, जो डिपॉजिट आप ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जब भी जरूरत है विड्रॉ कर लो। आपके करंट और सेविंग अकाउंट से लोग जब मर्जी अपने डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, जब मर्जी उनको सेव कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट कर लेते हो, इसका एग्जांपल है एफडी। ठीक है, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी बना ली, आपको उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी को कहते हैं टाइम डिपॉजिट, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन है कमर्शियल बैंक का लोन देना। अब क्या होता है ना, इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है कि ये बैंक है और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी यहाँ पर क्या करेगी, अपने पैसों को डिपॉजिट करेगी। ये सारा पैसा बैंक के पास आ जाएगा और कुछ पैसा बैंक के पास अपना भी होगा। अब बैंक क्या करते हैं, जिनको लोन चाहिए उन्हें लोन दे देते हैं। किसी को अपना बिजनेस चलाना है, उसको बिजनेस के लिए पैसा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। अब ये जो डिपॉजिट है, ये आखिरी में पैसा किसका है, ये है तो पब्लिक का ही ना। अब जब बैंक जो है इन्हें लोन देता है, लोन, तो इस पे लेता है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट ही इन बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। समझ गए, दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। तो इसका तीसरा दूसरा काम है लोगों को लोन देना। लोन जो है वो कंजम्पशन के लिए दिए जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जा सकते हैं। कंजम्पशन मतलब कि एडुकेशन लोन हो गया, या फिर आपका होम होम लोन तो यहाँ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके होम लोन हो गए या आपके बिजनेस लोन हो गए। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए दिया जा सकता है, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। देखा। अब आता है तीसरा फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं क्योंकि वो लोन देते हैं उसी डिपॉजिट से जो वो रिसीव करते हैं। मैंने बोला ना, वो डिपॉजिट रिसीव करते हैं, उसी डिपॉजिट से लोन देते हैं और अपनी इनकम बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन गाइस? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक कंट्रोल करते हैं कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा रहेगा विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक हमेशा सारा पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं रखते। वो डू नॉट कीप ऑल डिपॉजिट एज कैश रिजर्व्स। ठीक है, वो कुछ प्रपोर्शन अपना रिजर्व्स का रखते हैं और बाकी पोर्शन लोगों को दे देते हैं। तो जो वो मनी देते हैं बैंक, वो स्पेंड किया जाता है बोरोअर्स के द्वारा, और अल्टीमेटली वो बोरोअर्स उसे रिटर्न करते हैं बैंक को एज डिपॉजिट। सो इस प्रोसेस की वजह से मल्टीपल एक्सपेंशन एंड डिपॉजिट ऑफ क्रेडिट होता है। ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जिसकी वजह से मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट कहते हैं। वही पैसा घूम घूम के आ रहा है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मल्टीप्लायर रिलेशनशिप बताता है कि इन दोनों चीज के बीच में कि इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ और उससे टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितना हुआ। सी, अगर एक 100 रुपया है, वो 100 रुपया कमर्शियल बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक ने उसे किसी को लेंड किया, फिर उसने उस पर इंटरेस्ट कमा के 110 रुपये ले लिया, फिर उसने उसको किसी को लेंड किया 100 रुपये, फिर उसने उस पर कमा के सपोज ज़्यादा टाइम के लिए 120 रुपये ले लिया। तो ये जो 10 रुपये और 20 रुपये टोटल इंटरेस्ट जो 30 रुपये का बना, ये तो उसकी इनकम हो गई। लेकिन वही 100 रुपये से उसने 2 बार क्रेडिट क्रिएट किया, तो इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर यही चीज मेजर करता है कि एक जो इनिशियल डिपॉजिट था 100 रुपये का, उससे उसने कितनी बार टोटल डिपॉजिट क्रिएशन किया। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/रिजर्व रेशियो। क्या फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का गाइस? 1/रिजर्व रेशियो। से हाईलाइट कर लेते हैं हम, 1/रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व रेशियो 20 है, मैंने बताया ना कि बैंक क्या करते हैं, सारा पैसा अपने पास रखते नहीं है, वो कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा बाहर लेंड करते हैं। तो जो पैसा वो अपने पास रखते हैं उसे कहते हैं रिजर्व। तो अगर उधर से सपोज बैंकों ने 20% का रिजर्व बनाया है, तो मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
20, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5। तो मतलब कि 20 रुपए का रिजर्व रखने के बाद जो क्रेडिट क्रिएशन हुआ वो 5 टाइम्स हुआ। अगर यही एग्जाम्पल ले लो, अगर ये 100 रुपीज 20 रुपए 20% है रिजर्व का, तो इस 100 रुपए से 5 बार इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपए का, और थ्योरेटिकली इससे टोटल डिपॉजिट 5000 हो सकता है। 5000 का क्रेडिट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। देखो, अगर आपका, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा एमसीक्यू में। अगर आपका रिजर्व रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि ये जो 20% के बजाय 30% है, तो ऑब्वियसली आप कम क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे। और अगर रिजर्व रेशियो कम है तो आप ज़्यादा क्रेडिट कर पाओगे। तो इन दोनों के बीच में, जो रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन के बीच में होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है बैंकिंग के और इकोनॉमी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये क्वेश्चन आता है। पहला, बैंक ऑफ इशू, पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी नोट को इशू कर सकता है इंडिया में, एक्सेप्ट, क्या इशू नहीं कर सकता आरबीआई? एमसीक्यू अलर्ट आ सकता है एमसीक्यू में। ये 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के इशू नहीं कर सकता, क्योंकि ये इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई सिर्फ करेंसी नोट इशू करता है इंडिया में, और 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई। ठीक है। दूसरा फंक्शन है आरबीआई का कि ये बैंकर है टू द गवर्नमेंट, मतलब कि आरबीआई एज अ बैंकर काम करता है। वो एजेंट है, बैंकर है और फाइनेंशियल एडवाइजर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। वो बताता है गवर्नमेंट को कि आपको कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं, आपकी पेमेंट कितनी रिसीव हुई, आपने कितनी पेमेंट करी है, आप पब्लिक के डेट को कैसे मैनेज करो। तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक। ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई एक्ट करता है बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। तो वो बैंकर है टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड इट्स ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक रिजर्व मेंटेन करते हैं आरबीआई के साथ, और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं आरबीआई से जब भी उन्हें चाहिए हो। अगर पैसों की ज़रूरत है, वो अगर उन्हें कोई पॉलिसी के अंदर हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प वो आरबीआई से ले सकते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई जो है, जब कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता और वो अपने फंड्स जो हैं वो बाकी सोर्सेज से भी ऑब्टेन नहीं कर पाते, तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। आरबीआई को इसीलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा गया है, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक सारे सोर्सेज से पैसा नहीं निकाल पाते, तो वो आखिरी में आरबीआई के पास जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। आई होप इतना समझ आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। आरबीआई ही रेगुलेट करता है, आरबीआई के हाथ में ही है कि कितना अवेलेबल करें और क्या कॉस्ट पे क्रेडिट अवेलेबल करें इकोनॉमी में। क्रेडिट का मतलब समझ आ रहा है? डेट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, क्रेडिट का मतलब होता है एडवांसेस। तो किस कॉस्ट पे क्या इंटरेस्ट रखा जाए और कितना दिया जाए इकोनॉमी में क्रेडिट, ये आरबीआई का काम है। वो बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी सेंट्रल बैंक की जो रेगुलेट करती है कि कितना मनी का सप्लाई होना चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कितनी होनी चाहिए एक इकोनॉमी में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। कितनी महंगाई इकोनॉमी में है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। आप इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो। आप प्राइस में स्टेबिलिटी ला सकते हो कि मनी को स्टेबल कब करना है, कैसे करना है। और आप अपनी क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करें ताकि हमारा क्या क्रेडिट कंट्रोल हो पाए। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट को हेल्प करते हैं इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए और उन्हें इफेक्ट करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है, ये याद कर लो, अच्छे से समझ लो, याद मत करो, इकोनॉमिक समझो तब जाके लॉन्ग टर्म के लिए याद होगी। बैंक रेट। बैंक रेट ऐसा रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक लेंड करता है पैसा
कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए। तो जब सेंट्रल बैंक को पैसा चाहिए, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है और उन्हें पैसा देता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उसको कहते हैं बैंक रेट। जिस रेट पे उसने पैसा दिया वो उसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो उस इंटरेस्ट के रेट को कहते हैं बैंक रेट। अगर ये रिलेशनशिप बहुत आते हैं एग्जाम्स में, अगर बैंक रेट का इंटरेस्ट ज़्यादा कर लेगा तो उससे क्या होगा, उसकी बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कि बेटा एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हो रहा है कमर्शियल बैंक के लिए, कोई भी बैंक को अगर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो जो क्रेडिट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आरबीआई को ऐसा चाहिए होता है ना कि उससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा ना ले, तो उसको वो हाई इंटरेस्ट पे पैसा देना शुरू करता है, तो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाता है। और ऐसा ही वाइस वर्सा, जब आरबीआई को चाहिए कि कमर्शियल बैंक पैसा उठाए आरबीआई बैंक से, तो वो अपने रेट को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्रेडिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आरबीआई ऐसा क्यों करता है, डिक्रीज क्यों करेगा वो रेट, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। गवर्नमेंट को पैसा कब आएगा, जब वो ब्याज कमाएगा। तो जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो क्रेडिट के रेट को थोड़ा डिक्रीज करते हैं ताकि कमर्शियल बैंक उनसे लोन उठाएं। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है गाइस, रेपो रेट का मतलब बैंक रेट, फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि ऐसा रेट जिस पे सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई पैसा देगा कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी अंडर द रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो रेट जो होता है ये रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंदर होता है। इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा तो देगा, लेकिन कुछ एलिजिबल सिक्योरिटी को रख कर देगा। अगर रेपो रेट, अगेन सेम रिलेशनशिप, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव हो गई तो क्रेडिट घट जाएगा। अगर रेपो रेट घट गया तो अब आपके पास बोरिंग कॉस्ट चीप हो गई तो आपका क्रेडिट लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो याद रखना, ये वो रेट है जिसपे आरबीआई पैसा देगा कमर्शियल बैंक को एलिजिबल सिक्योरिटी के बेसिस पे। ठीक है, कोलेट्रल चाहिए उसे। फिर तीसरा आता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंदर ये रेपो रेट होता है। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं पैसा फ्रॉम, सॉरी, इस पे सेंट्रल बैंक बोरो करते हैं पैसा फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट जब हो रहा था तो आरबीआई पैसा दे रहा था किसी कमर्शियल बैंक को, सपोज एचडीएफसी बैंक को। अब जब ये रिवर्स रेपो रेट चल रहा है तो क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक पैसा दे रहा है आरबीआई को, इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ गया, अगर ये रेट बढ़ गया मतलब कि ये इंटरेस्ट का रेट अगर एचडीएफसी ने बढ़ा दिया, तो बैंक प्रेफर करेंगे कि वो बैंक मनी लेंड करे आरबीआई को, तो मनी जो है अवेलेबल फॉर लेंडिंग घट जाएगा। मतलब कि रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है तो बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई को देना चाहते हैं। अब उन्हें ब्याज ज़्यादा मिलेगा ना, एचडीएफसी बैंक का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो उसे ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो वो ज़्यादा पैसा आरबीआई को देगा। तो अब उस जो जर्नल पब्लिक है उसे पैसा कम दे पाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जब सीधे हाथ से उंगली, घी से उंगली नहीं निकलते तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि बैंक अगर सीधे हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्रेडिट को, तो आरबीआई दूसरी चाल चलता है कि वो क्या करता है, एचडीएफसी बैंक से ही लोन ले लेगा या किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन ले लेगा और उसको ज़्यादा ब्याज देने लगेगा। तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा दे ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। ये होता है रिवर्स रेपो रेट, और इस तरीके से क्रेडिट जो होता है इकोनॉमी में कंट्रोल होता है। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है गाइस, इसमें इसको कहते हैं सीआरआर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरआर। सीआरआर एक मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट में से मेंटेन करके रखनी पड़ती है एज कैश रिजर्व विद आरबीआई। मतलब कि आरबीआई ने एक रूल निकाला है कि सपोज एचडीएफसी बैंक है, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए में से कुछ परसेंटेज, मतलब कि आरबीआई बोलेगा कि मुझे 5 लाख रुपए तुम मेरे पास एज सीआरआर बना के रखोगे और ये पैसा तुम जर्नल पब्लिक को लैंड नहीं कर सकते। तो अब जब 5 लाख रुपए उसे आरबीआई को देने पड़ेंगे तो वो जर्नल पब्लिक को सिर्फ 15 लाख दे पाएगा।
तो ऑटोमेटिकली 20 लाख से 15 लाख मतलब कि 5 लाख का क्रेडिट इकोनॉमी में जाएगा ही नहीं। तो कैश रिजर्व रेशियो वही मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा हो गया तो लेंडिंग कैपेसिटी कम है। अगर इसने बोला कि ठीक है अब 5 के बजाय तो मुझे 2 लाख दो, तब ये 18 लाख हो जाएगा। तो अब क्या होगा, उनका जो परसेंटेज है क्रेडिट जो है जनरल पब्लिक को वो बढ़ जाएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो से भी क्रेडिट इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को एसएलआर कहते हैं। एसएलआर एक मिनिमम परसेंटेज है जो ऑफ द डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट सच एज कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटी। मतलब कि एसएलआर लिक्विड एसेट के फॉर्म में रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है। मतलब कि आरबीआई बोलता है कि आपके पास इतना परसेंटेज लिक्विड एसेट का होना ही चाहिए। लिक्विड एसेट के एग्जांपल होते हैं कैश, गोल्ड, अप्रूव सिक्योरिटी। इतना परसेंटेज आपका इस फॉर्म में होना चाहिए आपके पास पैसा। तो अगर गोल्ड रखना है और कैश रखना है और कुछ सिक्योरिटी उसको अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ना वो जनरल पब्लिक को क्रेडिट कम दे पाएगा। तो अगर एसएलआर का रेट बढ़ जाएगा तो जनरल पब्लिक के लिए लेंडिंग कम हो जाएगी एंड वाइसा वर्सा। आई होप आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट समझ आए हों। मैंने सारा अच्छे से समझाया जैसे मैंने अपने क्लास 12th में पढ़ा था। ठीक है। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट करते हैं कि क्या डायरेक्शन और अलोकेशन होना चाहिए क्रेडिट का रादर देन सिंपली इट्स ओवरऑल वॉल्यूम। अभी जो हमने पढ़ा वो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करते थे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं ना, ये डायरेक्शन एंड अलोकेशन कंट्रोल करते हैं कि कैसे क्रेडिट देना है, किसको कितना क्रेडिट देना है। तो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट इट। मतलब कि आपने कोलेट्रल कितने का दिया, कितने का कोलेट्रल दिया गया है और कितने का लोन है। सपोज अगर वो लोन 30 लाख का है और कोलेट्रल 20 लाख का है तो इनके बीच का जो डिफरेंस 10 लाख का है उसी को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है। इंक्रीजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल अगेंस्ट द सिक्योरिटी। अगर किसी बैंक ने बोला कि 30 लाख के लोन के लिए 20 लाख का कोलेट्रल है तो लोगों ने वो लोन लिया। लेकिन अगर ये किसी बैंक ने बोला कि नहीं अब ये 20 लाख का कोलेट्रल नहीं है, अब आपको कम से कम 40 लाख का कोलेट्रल देना पड़ेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट अब आपकी ओवर हो गई है। ठीक है। अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट प्लस 10 लाख है, मतलब कि आपको ज़्यादा 10 लाख रुपए ज़्यादा एज अ कोलेट्रल रखना पड़ेगा हमारे पास। तो अब क्या लोग क्रेडिट लेंगे? नहीं, कम लोग क्रेडिट लेंगे। तो इससे डायरेक्शन कंट्रोल हो गए। ठीक है। दूसरा होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है जो सेंट्रल बैंक है वो परसुएट करते हैं कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कहीं भी आए तो याद रखो आरबीआई परसुएट करेंगे कमर्शियल बैंक को कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो रिगार्डिंग द क्रेडिट क्रिएशन। उसे कहते हैं मॉरल सुएशन। मतलब कि वो बोलते हैं कि हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी हिसाब से क्रेडिट देना। फिर आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नाम से ही होता है कि सेंट्रल बैंक बोलते हैं कि आप क्रेडिट सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक सेक्टर्स को दे सकते हो। तो इससे भी डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस ये आ सकते हैं एग्जाम में, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में क्या डिफरेंस है, सीआरआर और एसएलआर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो रेपो रेट वो पैसा है जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को उस जिस रेट पे, रेपो रेट, रेट का मतलब इंटरेस्ट, जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया। रिवर्स रेपो रेट मतलब जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से पैसा लिया। रेपो रेट से आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है बैंक्स की और रिवर्स रेपो रेट से आपकी लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो जाती है। मतलब कि अब आपको जो पैसा देने के लिए है वो कम है। ठीक है। रिवर्स हायर रेपो रेट आर जर्नली रिड्यूसेस बोरोइंग। जैसे जैसे आपका रेपो रेट बढ़ेगा आपकी बोरोइंग घटेगी। किसकी? कमर्शियल बैंक की बोरोइंग जो है वो घटेगी क्योंकि अब उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है तो आपकी जो बोरोइंग्स है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है। बैंक्स टू पार्क
fund with RBI. Higher repo rate encourage bank to park fund with RBI. पार्क का मतलब है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा RBI को देंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो रही होगी. देन आता है SLR और CRR. SLR का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक को लिक्विड एसेट्स मतलब कि गोल्ड, कैश या सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना पड़ेगा. CRR का मतलब होता है वो कैश रिजर्व जो बैंक को RBI के साथ रखना पड़ेगा. SLR कमर्शियल बैंक मेंटेन करते हैं और CRR डायरेक्टली RBI के साथ रखा जाता है. SLR अगर ज़्यादा होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. ऑब्वियसली अगर सारा पैसा इनके फॉर्म में चला जाएगा तो क्रेडिट जो होगा वो कम हो जाएगा. अगर ये ज़्यादा है तो क्रेडिट कम है. लेकिन अगर CRR ज़्यादा है तो उससे भी लेंडिंग कैपेसिटी कम है. तो इसका ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ये कैश रिजर्व है और ये लिक्विड एसेट का रिजर्व है SLR. ये RBI के साथ रखा जाएगा, ये अपने कमर्शियल बैंक के साथ ही रखा जाएगा और दोनों ही आपकी लेंडिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट डालेंगे. अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की लिस्ट देख लो. ये क्वेश्चन आए आ सकते हैं और आए हुए हैं कि मनी क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, आप इसे सॉल्व करो, अपना आंसर कमेंट करो. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो. आज हमने एक ही वीडियो में पूरा मनी मार्केट अच्छे से पढ़ लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे. आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो. कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा. टिल देन बाय बाय.